गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण उसके प्रश्नोत्तर करना चाहेंगे। पहला प्रश्न है, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? दो उदाहरण दीजिए। यानी मिश्रण में से पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं हम, क्या जरूरत पड़ती है पृथक करने की? किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित यानी मिले हुए हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने के लिए पृथक किए बिना हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। जब तक हम हानिकारक पदार्थों को अलग नहीं करेंगे तब तक हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे गेहूं का आटा पिसवाने से पहले उसमें से कंकड़ पृथक करने पड़ते हैं। आटे को गूंदने से पहले, रोटियां बनाने से पहले उसको छलनी में से छान कर भूसी को अलग करना पड़ता है। बिना उसके हम मान लीजिए कंकड़ पत्थर साथ में पिसवाएंगे तो वो हमारे लिए उपयोगी थोड़ी होगा, हमारे शरीर को हानि देगा, हानि हो जाएगा। तो जब तक इनको हम अलग नहीं कर देंगे तब तक हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। अतः पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता होती है। जैसे गेहूं का आटा बनाने से पहले यानी गेहूं का आटा पीसने से पहले हम गेहूं में से कंकड़ पत्थर आदि को पृथक करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो ये भी साथ में पिस जाएंगे, फिर हमारे शरीर में तरह तरह के रोग फैलाएंगे, कोई भी प्रभाव पड़ सकता है। चाय बनाने के बाद छलनी द्वारा चाय की पत्ती को पृथक करना, ये भी एक उदाहरण है। और चाय हमने बना ली, उबाल ली पत्ती को, अब बिना पत्ती को चाय की जो पत्ती उबली हुई है उसको बिना छाने हम चाय को कैसे पी सकते हैं? अतः उसका पृथक्करण आवश्यक है। इसी तरह बहुत सारे और भी उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 2, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग किया जाता है? निष्पावन, आपको ध्यान होगा कि जैसे मूंग और चने होते हैं, इनकी फसल काटने के बाद उनको सुखाते हैं खेतों में, फिर इनको डंडों से कूटते हैं और फिर इनको जिस दिन तेज हवा चलती है ऊपर से नीचे गिराते हैं तो भारी जो कण होते हैं अनाज के वो तो पास में गिर जाते हैं और भूसा हवा के साथ उड़कर दूर गिर जाता है। इस तरह से जब किसी मिश्रण में हल्के व भारी दो प्रकार के पदार्थ मिले हों तो इस मिश्रण को हवा के झोंकों में ऊपर से नीचे गिराते हैं तो भारी कण तो हमारे पास ही एकत्र हो जाते हैं, जबकि हल्के कण हवा द्वारा उड़कर दूर गिर जाते हैं। उनकी अलग ढेरी लग जाती है, भूसे की अलग ढेरी हो जाती है, अनाज की अलग ढेरी हो जाती है। इस तरह दोनों पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं। ये कहलाता है निष्पावन। यानी एक अशुद्धि भारी हो, एक पदार्थ भारी हो और दूसरा हल्का हो, तब हम इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कणों को कैसे पृथक करेंगे? मान लीजिए घर पे दाल बनानी है, दाल का कोई नमूना है, मूंग की दाल है, चने की है, उड़द की है, जो भी दाल है, अब उनको हम बनाना चाहते हैं घर पे, तो उसमें भूसा मिला है, धूल के कण मिले हैं, तो क्या करेंगे? उनका पृथक्करण करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एक तो दाल को छानकर, या तो अगर मान लीजिए तिनके आदि बड़े बड़े हैं तो दाल को किसी मोटे छलने में छान लेंगे, दाल नीचे आ जाएगी और भूसा ऊपर रह जाएगा। अथवा उसको फटक कर यानी निष्पावन करके, घरों में महिलाएं इसको फटकती भी हैं और निष्पावन भी कर सकते हैं। हम जैसे पंखा चलाकर उसके सामने दाल को इस तरह बर्तन में लेकर तिर से गिराएंगे तो दाल के कण तो पास गिर जाएंगे और जो उसके तिनके आदि उड़ के दूर चले जाएंगे। तो निष्पावन द्वारा भी हम उसको तिनकों को अलग कर सकते हैं। और रही बात धूल की, जबकि दाल को पानी में धोकर धूल के कणों को हम पृथक कर सकते हैं। दाल में पानी डाल करके वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसमें जो धूल के कण लगे हों पानी में आ जाएंगे। ऐसे पानी को हम उठार करके अलग फेंक देंगे, यानी धो करके हम उसको अलग कर लेंगे। तो इस तरह से ये इस विधि से हम इसको अलग कर सकते हैं धो करके। और
इसी तरह से अगली बात आती है छालन। छालन से चलता है, यह विधि कहाँ उपयोग होती है? छालन का मतलब होगा छानना। जब किसी मिश्रण में से बारीक और मोटे कणों को छालनी से छानकर अलग अलग करना छालन कहलाता है। जैसे आटे को छानकर भूसी से अलग करना, यानी आटे को छानकर हम भूसी से अलग कर सकते हैं। मकान बनाते हैं तो बजरी जो होती है उसमें कंकड़ पत्थर को बड़े छालने द्वारा छान करके कंकरों को अलग कर देते हैं। तो इस तरह से कई जगह ये विधि हमारे काम में आती छानने की, यानी हल्की छोटी और बड़ी अशुद्धियों को एक दूसरे से अलग करना। इसी प्रकार देखते हैं अगला प्रश्न है, रेत और जल के मिश्रण से रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को पृथक कैसे करेंगे? आप रेत तथा जल को पृथक कैसे करेंगे? जैसे रेत और पानी का मिश्रण है, क्या करेंगे? पानी को कैसे अलग करेंगे? रेत व जल के मिश्रण को किसी बर्तन में डालकर, किसी बर्तन लिख दो या फिर क्या नाम है, कोई बीकर है, जैसे मान लीजिए कांच का बीकर, किसी बीकर में डालकर गरम करेंगे या गरम करते हैं। जल की वाष्प बनने लगती है, वाष्प बनने लगती है। अभी जल को अलग कैसे कर सकते हैं? वाष्प को ठंडा करके, इस वाष्प को ठंडा करके हम उन्हें जल प्राप्त कर लेंगे। तथा बर्तन में बीकर में रेत शेष रह जाएगा। शेष रह जाता है। और भी कई सारी विधियां हैं। मान लीजिए हमने मिश्रण को एक जगह रख दिया, रेत पेंदे में जमा हो जाएगा और पानी ऊपर आ जाएगा। इसको निथार करके हम पानी और रेत को भी अलग कर सकते हैं। वो विधि भी काम में ले सकते हैं, वो भी विधि काम में ली जा सकती है। और इसको गर्म करके मिश्रण को पानी की भाप बना के ठंडा कर लेंगे। कैसे ठंडा करेंगे कि जिस बर्तन में पानी गर्म कर रहे हैं उसके मुंह के ऊपर से जो भाप निकल रही है उससे थोड़ा ऊपर एक प्लेट लेंगे, थाली, और उसमें बर्फ रख लेंगे और थाली को थोड़ा तिरछा कर देंगे ऐसे। तो भाप जैसे ही ठंडी थाली से टकराएगी, ऊपर बर्फ रखी हुई है, नीचे ठंडी थाली से टकराएगी बर्फ, भाप जब उसका पानी बन करके नीचे गिरता रहेगा बूंद बूंद करके, उसको हम एकत्र करते जाएंगे। ऐसे पानी भी हम एकत्र कर सकते हैं और रेत उसमें बीकर में पड़ा रह जाएगा शेष। और हम इसको विलयन को थोड़ी देर के लिए वैसे रख देंगे
तो रेत के कण वैसे भारी होते हैं, वो पेंदे में जमा हो जाएंगे और इस तरह से भी हम इसको पृथक कर सकते हैं। और अगला सवाल है प्रश्न नंबर 6 और वो प्रश्न लेते हैं आटे और चीनी के मिश्रण से आटे व चीनी के मिश्रण से क्या हम चीनी और आटे को अलग कर सकते हैं? क्या चीनी को पृथक करना संभव है? क्या चीनी को पृथक करना संभव है? अगर हाँ तो आप कैसे करेंगे? अगर हाँ तो आप कैसे पृथक करेंगे? मान लीजिए घर में आटा है, चीनी है, दोनों मिल गए हैं, बताओ कैसे पृथक करोगे? क्या हम छलनी में छान कर इसको पृथक नहीं कर सकते? चीनी के कण मोटे होते हैं और आटे के कण बारीक होते हैं। जब मिश्रण में एक कण मोटे हों दूसरे बारीक हों तो छान के अलग किया जा सकता है, जैसे बदरी में से कंकड़ को अलग कर लेते हैं ऐसे। तो क्या उत्तर लिख सकते हैं हमें? आटे व चीनी के मिश्रण में से हम चीनी को छालन विधि से अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं। छलनी से छानने पर आटा छानकर नीचे आ जाता है। जबकि चीनी छलनी पर ही रह जाती है। यानी चीनी तो छलनी के ऊपर रह जाएगी और आटा छन करके नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको पृथक कर सकते हैं। एक और सवाल है कि पंक्ति दल के किसी नमूने से आप पंक्ति दल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? यानी इससे साफ जल कैसे प्राप्त करेंगे, स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करेंगे? पंक्ति जल का मतलब जिसमें मिट्टी आदि मिले हुए मटमैला पानी हो जाता है। जैसे उस पानी में साफ साफ आर पार कुछ भी दिखाई नहीं दे, एक मटमैले रंग का पानी हो जाता है, उसको बोलते हैं पंकिल जल। तो पंकिल जल को आपको दे दिया जाए पंकिल जल, तो आप उसको साफ कैसे करेंगे? अगर उसको छलनी में छानते हैं, आटा छान ली छलनी में से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसा का वैसा जल हमें प्राप्त हो जाएगा, उसमें साफ जल प्राप्त नहीं होगा। उसको कुछ देर के लिए हम रख देते हैं और हम चाहें कि उसमें धूल के रेत के कण नीचे बैठ जाएं, तो वो तो मोटे कण बैठते हैं नीचे। पंक्ति जल में बारीक कण मिले होते हैं मिट्टी के, वो पहने में जमा नहीं होंगे। ऐसे में हम उसको पृथक नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे पृथक कर सकते हैं? फिल्टर पेपर की सहायता से। प्रयोगशाला में आपको जो फिल्टर पेपर दिखाए जाते हैं
तो पंकित जल को फिल्टर पेपर या फिल्टर पत्र की सहायता से पृथक कर सकते हैं। जैसे एक कीट में फिल्टर पेपर लगाकर या फिल्टर पत्र बोल दो, पेपर बोल दो, फिल्टर पेपर या फिल्टर पत्र लगाकर पंकित जल को फिल्टर पत्र पर डालते हैं। फिल्टर पत्र पर डालते हैं। धीरे धीरे स्वच्छ जल नीचे रखे बीकर में एकत्र हो जाता है तथा बारीक मिट्टी के कारण फिल्टर पत्र पर रह जाते हैं। इस तरह हमें पंकित जल से शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं।